हाय एवरीवन। तो मैंने कुछ टेस्ट लगाए थे जिसमें एक तो आपने बोला था कि आप गाइडली से लगाओ, सेक्शनल थर्ड जो है रीजनिंग का वो भी होगा इसमें, और उसके अलावा ओलिव बोर्ड से भी लगाए थे मैंने एक दो सेक्शनल, उनका भी एनालिसिस करेंगे डिटेल में। लेकिन उनसे पहले मैंने प्रीलिम्स के टेस्ट लगाए थे, उनका स्कोर शेयर कर देती हूँ। जिसमें एक तो ये OICL AO का था जो अभी भी लाइव चल रहा है ओलिव बोर्ड पे। इसके अलावा 3-4 टेस्ट मैंने इकट्ठे ही लगा दिए थे RRB क्लर्क के, क्योंकि मेरा अभी हुआ नहीं है। 13th को मेरा सेकंड शिफ्ट में है पेपर, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा उनका कर लेती हूँ मैं प्रैक्टिस, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने उनको छोड़ रखा था। RRB क्लर्क के लिए मैं कुछ नहीं कर रही थी स्पेशली, तो फिर मैंने 3-4 इकट्ठे ही लगा दिए, तो मेरी मतलब एक मिक्स प्रैक्टिस हो गई है उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले ये वाला देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश में 30 आउट ऑफ 30 किए थे, लेकिन 5 मेरे इंग्लिश में ही गलत हुए हैं सारे, मतलब जितने भी गलत हुए हैं वो सिर्फ 5 हुए हैं, और 5 के 5 ही इंग्लिश में। और मुझे लग रहा है कि, और मुझे ऐसे लग रहा था कि इंग्लिश में मेरा एक भी नहीं गलत होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जितना हम सोचते हैं उससे थोड़ा अलग ही चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे मेरा जो स्कोर था वो 23.75 ही बना था, और रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35 किए थे, तो वो सही थे सारे। और रीजनिंग मुझे लग रहा है कि स्पीड ठीक है मेरी, मतलब 14 मिनट में ही हो गया था ये। और क्वांट्स में मेरी स्पीड नहीं है अच्छी, और कुछ कॉन्सेप्ट भी सही मे बी यही कारण होता है, कॉन्सेप्ट सही स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इसीलिए हम इक्वेशन को करने में टाइम ज़्यादा लगाते हैं। तो ऑब्वियसली उसकी वजह से स्पीड नहीं बनती, क्योंकि जो स्पीड मैथ्स होता है उसमें तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है सब कुछ। तो यहाँ पे 25 ही मैंने अटैम्प्ट किए थे, और 25 तो सही थे। अब RRB वाले देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये लास्ट के 5 जो हैं 16 से लेके 20 तक के, ये मैंने लगाए थे सारे के सारे। तो इनका सॉल्यूशन नहीं दिखाऊंगी, बस ये दिखा देती हूँ कि किस सेक्शन में कितने गलत हुए थे। तो ये जो 16 वाला है, इधर मेरे 3 गलत हुए थे। उसके अलावा जो बाकी चारों हैं उसमें सभी में 2-2 गलत हो रहे हैं। ये 2 वाला पता नहीं क्या चलता रहता है अलग से। तो इसमें मैंने 40 आउट ऑफ 40 रीजनिंग में किए थे, रीजनिंग में 2 गलत हो गए थे, जो कि बहुत ज़्यादा लगते हैं मेरे को अगर रीजनिंग में गलत हो जाते हैं तो। और क्वांट्स में एक गलत हो गया था, तो जो स्कोर था वो 68.25 ही बना था, बट परसेंटाइल अच्छा था 95। तो परसेंटाइल तो मे बी इनमें सभी में अच्छा ही है, तो मतलब मेरी यही कोशिश रहती है कि 90 अबव आ जाना चाहिए बस कैसे भी। उसके बाद में ये 17 नंबर वाला, तो इसमें मैंने सारे कर दिए थे अटैम्प्ट 40, मतलब 80 आउट ऑफ 80, जिसमें मेरा एक रीजनिंग में गलत हो गया और एक क्वांट्स में। और इसमें मुझे जो लग रहा था कि रीजनिंग में मेरा मीनिंगफुल वर्ड वाला गलत हो सकता है, और क्वांट्स में मेरा एक प्रोबेबिलिटी वाला, क्योंकि मैंने वो नहीं की हुई पर फिर भी मैंने उसको कर दिया था, तो मुझे क्वांट्स में उस वाले पे डाउट था और रीजनिंग में उस वाले पे। और गेस व्हाट, दोनों ही वो सही हो गए। उसके अलावा अलग ही कोई 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसपे मुझे डाउट नहीं था, वो गलत हो गए। तो परसेंटाइल तो इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मतलब इससे तो अच्छा क्या ही होगा, 100 से अच्छा। तो मेरा स्कोर जो था वो 77.50 बना था इसमें, जो कि अब तक का सबसे अच्छा यही था। लेकिन इससे भी अच्छा एक मेरा टेक्स्ट बुक पे था, उसमें मैंने 80 आउट ऑफ 80 किए थे, और वहाँ पे मेरे सारे सही थे 80 आउट ऑफ 80। तो पर उसको तो चलो क्या ही देखें, अब वो तो मतलब ख़त्म ही हो गया मेरे पास सब्सक्रिप्शन उसका। उसके बाद में ये 18 नंबर वाला जो था, इसमें रीजनिंग में मैंने 39 ही किए थे, तो यहाँ पे सही थे सारे। और क्वांट्स में मैंने 35 किए थे, तो 2 गलत हो गए थे, तो इसमें स्कोर बना था 71.50। उसके बाद में 19 नंबर वाले में मैंने रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40 किए थे, इधर एक गलत हो गया, और क्वांट्स में 38 किए थे, इधर भी एक गलत हो गया, तो स्कोर बना था 75.50। और जो लास्ट वन है, इसमें मैंने रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40 किए थे, रीजनिंग में 2 गलत हो गए, और क्वांट्स में 39 किए थे, क्वांट में सारे सही थे, तो टोटल स्कोर बना था 76.50। और पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे क्वांट्स में रीजनिंग से ज़्यादा स्कोर है, वो भी प्रीलिम्स में। तो चलो ठीक है। अब दिखाती हूँ मैं मेंस वाले जो RRB PO के लगाए थे। तो ये वाला है रीजनिंग का थर्ड सेक्शनल गाइडली से। तो स्कोर मतलब नहीं है इतना अच्छा, 19.69 है, और वही सेम चीज़ है क्वेश्चन सिलेक्शन वाला। इसके जो मुझे ऐसे लग रहा है कि इसके जो टेस्ट है ना, वो है तो डुएबल, लेकिन सारे के सारे पजल्स या वो चीज़ें हैं वो एक जैसी सी है, तो हम डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सी वाली पिक करें। क्योंकि शुरू में ऐसे लगता है कि ये वाली भी बना लेंगे, ये वाली भी बना लेंगे, लेकिन बदकिस्मती से मिसलेनियस करने के बाद में जिस भी पजल पे हाथ डालते हैं वो, मतलब मेरे साथ तो ऐसे ही हो रहा है लास्ट इतने दिनों से, मैं जिस भी पजल को उठाती हूँ ना उसी में मैं स्टक हो जाती हूँ। तो ऐसा वाला सीन चलता रहता है, और कुछ क्वेश्चन जो है वो टाइम फिर इतना नहीं रहता, फिर अटैम्प्ट भी, मतलब कुछ पजल ऐसी होती है जो बन जाती हैं फिर अटैम्प्ट नहीं हो पाती। तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है जो कि
बहुत ही रेयर चांस है कि हमारी मेन जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पे होगी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस डूएबल रहते हैं और स्टक होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना ट्रिकी नहीं आता जितना इधर इन्होंने दिया हुआ है। पर चलो एक ठीक है चीज़ कि आप कर मतलब प्रैक्टिस के लिए ठीक है, कर लो जो भी लेवल आ रहा है आपके सामने, बस एक बार प्रैक्टिस करते रहो। तो इसमें मैंने किए थे 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट, जिसमें मेरा एक फिर भी गलत हो गया, तो परसेंटाइल 84.9 था। तो इसके सोल्यूशन देख लेते हैं। तो इसमें ये इनपुट आउटपुट खुला था, ये मैंने नहीं बनाया था। और उसके बाद में एक ये पज़ल भी थी, ये भी मैंने नहीं बनाई थी। ये वाली जो पज़ल है इसको मैंने बना लिया था, पर मैं जो बता रही हूँ कि अटेम्प्ट नहीं हुई थी। ये मेरी 4 मिनट 42 सेकंड बनी थी, और प्रॉब्लम क्या थी कि ये मैंने बिल्कुल लास्ट में उठाई थी। तो लास्ट में फिर मतलब बिल्कुल लास्ट लाइन पे मेरी ये बन तो गई थी, लेकिन टाइम की तरफ मैं ध्यान नहीं दे रही थी, और वो अचानक से बंद ही हो गया टेस्ट, मतलब सबमिट ही हो गया था, और मैं उस पज़ल में ही लगी पड़ी थी। तो मतलब मुझसे अटेम्प्ट नहीं हो पाए थे क्वेश्चन इसके, तो ये बनी बनाई रह गई पज़ल। और चलो कोई नहीं, वैसे भी ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, क्योंकि ऐसा पेपर में भी होता है, बनी चीज़ें रह जाती हैं, तो इट्स ओके। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन मैंने ये डीएस के किए थे। उसके बाद में ये किया था कोडेड डायरेक्शन वाला क्वेश्चन, और इसमें 2-3 क्वेश्चन थे। उसके बाद में एक ये वाला किया था जो सिंगल क्वेश्चन आता है एक छोटी सी पज़ल के ऊपर, और ये वाला किया था मिसलेनियस का। उसके बाद में इनइक्वालिटी किया था ये, और ये वाला मुझसे नहीं हुआ था, लेकिन इसके मैंने 2 क्वेश्चन तो बना दिए थे, और मतलब जितना इससे पता चल रहा था उतने। और उसके बाद में एक क्वेश्चन मेरा ना गलत हो गया, ये ब्लड रिलेशन का कोडेड वाला। और मुझे किसी ने पूछा था कि आप कैसे करते हो जो कोडेड ब्लड रिलेशन होते हैं, तो मैं उनकी जो कंडीशन है वो मैं नोट नहीं करती। जैसे हम इनइक्वालिटी में मैं भी नहीं करती, मैं सिर्फ डायरेक्शन वाले में थोड़ी बहुत लिख लेती हूँ कि किस सिंबल का क्या मतलब है, और वो भी मैं तभी लिखती हूँ जब डिस्टेंस नहीं दिया होता। अगर डिस्टेंस दिया होता है तभी मैं लिखती हूँ, मतलब डिस्टेंस दिया होता है तब मैं लिखती हूँ, अगर डिस्टेंस नहीं दिया होता तो मैं वहाँ भी नहीं लिखती। तो मतलब मैं थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं उसको, वर्ड नहीं आ रहा मेरे को, हाँ ब्रीफ में बता देती हूँ मैं थोड़ा सा कि मैं कैसे करती हूँ। तो जैसे अभी यहाँ पे इन्होंने ये डाला हुआ है एन एट क्यू, तो मैं ये वाले जो सिंबल है ये पहले मैं लिखती नहीं हूँ कि एट का मतलब सिबलिंग्स है या परसेंटेज का मतलब पेरेंट है। तो जैसे अब इसने एन एट क्यू लिख दिया, और एट का मतलब ये बोल रहा है कि सिबलिंग है, तो मैं वहीं पे इसको बना दूंगी कि एन जो है वो क्यू का सिबलिंग है। ऐसे करके मैं उसको साथ साथ ही लिखती रहती हूँ। और इस वाले में मेरा ये गलत होने का चांसेस मुझे ऐसे लग रहा है कि ज़्यादा इसलिए हो गया क्योंकि इसमें किसी का भी जेंडर नहीं आ रहा था। मतलब आ तो रहा था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, जेंडर आ रहे थे लेकिन थोड़े से कंफ्यूजिंग आ रहे थे जेंडर इसके। थोड़ा सा निकालना पड़ रहा था, मतलब ऐसे अजीब सा था वो थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर जो सिंबल्स इन्होंने दिए हैं उसमें किसी का भी जेंडर नहीं पता कर पा रहे थे हम। एक दो ऐसी लाइंस थी जिसकी वजह से पता चल रहा था कि मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसके 2-3 क्वेश्चन थे इसमें, वो मैंने किए थे। उसके बाद में एक ये वाली पजल बनाई थी, और इसमें मैं फंस गई थी, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया था ये मेरे लिए। और इसमें थे भी 7 ही लोग, पर फिर भी मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, तो मेरे मतलब 6 मिनट चले गए इसमें, जो कि बहुत ज़्यादा है इस टाइप की पजल के लिए। तो बस ऐसा ही है, ये चीज़ों में टाइम वेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें स्कोर इतना अच्छा नहीं था फिर भी, पर कोई बात नहीं। अब आते हैं गाइडली ओलिव बोर्ड वाले पे। तो ये ओलिव बोर्ड का थर्ड वाला है रीजनिंग का, और मैं रैंडमली उठाती हूँ। वैसे तो मैंने फर्स्ट और सेकंड दोनों के आपको दिखा दिए थे एनालिसिस, और ये थर्ड वाला है, तो ज़रूरी नहीं है कि इसके बाद में अब मैं फोर्थ वाला ही लगाऊंगी। मैं मेरा जो मन करेगा मैं वो लगा लेती हूँ। तो ये थर्ड वाला था। इसमें मैंने 27 में कैसे भी चलो मैनेज कर पाई थी करना, और अच्छी चीज़ ये है कि एक्यूरेसी 100% थी, तो कोई गलत नहीं हुआ। तो जो स्कोर था वो 33.75 था, और परसेंटाइल भी अच्छा था 98.3। तो आप देख रहे हो कि इससे पहले जो मैंने लगाया था उसमें नहीं था इतना स्कोर। तो बस यही है कि वेरिएशन दो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी वेरिएशन आता है। तो मॉक टेस्ट के मार्क्स से ना मतलब ऐसे डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं मैं क्या ही बोले जा रही हूँ आज, बट कोई नहीं, इग्नोर। तो मतलब मार्क्स से इतना डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कल मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गई थी क्वांट्स वाले में, तो बाद में थोड़ा सा ऐसे खुद के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं ना, तब ऐसे पता लगता है कि फिर क्या हो गया, ये तो हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, कौन सा मेन एग्ज़ाम दे रहे हैं, और ऐसा नहीं होगा मेन एग्ज़ाम में, ऐसा ही सोच के चलना है अभी से। तो इसके सॉल्यूशंस देखते हैं। तो इस वाले में मतलब जब स्टार्टिंग ऐसे क्वेश्चन से हो जाती है ना, तो मतलब हाईएस्ट चांस होते हैं कि पेपर अच्छा ही जाता है। तो यहाँ पे
ये सिलोक्स के आ गए थे स्टार्टिंग में, उसके बाद में ही इनइक्वालिटी आ गया था जस्ट, तो ये किए थे। उसके बाद में ये वाली पजल बनाई थी और ये इजी थी, मतलब देख के ऐसे लग रहा है जैसे प्रीलिम्स की पजल है। मतलब इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं लगा था, पर 2-3 मिनट लगे थे, मतलब आई गेस 2-2.5 मिनट, और 2 ही लगे थे। कितने सेकंड दिखा रहा है, 1:30, हाँ, तो 2 मिनट 10 सेकंड के आसपास लगे हैं। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन थे, मतलब 5 थे, वो किए थे। उसके बाद में ये भी छोटी सी ही थी पजल, तो ये बनाई थी, इसमें 3 क्वेश्चन थे। उसके बाद में एक ये फिर से सिंगल क्वेश्चन वाला छोटी सी जो पजल होती है वो था। उसके बाद में एक ये पजल थी, इसमें मेरे लगे थे ऑलमोस्ट 4 से 4.5 मिनट कह सकते हैं। तो ये वाली बनाई थी मैंने, इसमें भी 3-4 क्वेश्चन थे। और फिर ये किया था डीएस वाला क्वेश्चन, एक ये वाला भी किया था। उसके बाद में एक ये किया था मैंने जो क्रिटिकल रीजनिंग का कोज इफेक्ट वाला, ये इजीली आ रहा था समझ में, तो ये मैंने कर दिया। ओ माय गॉड, ये मेरा क्वेश्चन कैसे रह गया? आई थिंक एक छूट गया होगा इधर से, स्किप, ये मेरे ख्याल से मेरे क्लिक करते टाइम मेरा एक स्किप हो गया होगा क्वेश्चन। तो तभी मैं सोचूं डायरेक्शन वाले में कोडेड डायरेक्शन है और फिर भी एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, बट मैंने यहाँ पे 71 सेकंड दिए हैं, तो फिर ये क्वेश्चन रह कैसे गया पता नहीं, या हो सकता है मैंने नहीं किया होगा, याद भी नहीं आ रहा अब। उसके बाद में ये वाला किया था इनपुट आउटपुट, और ये मेरे को आ गया था समझ में, तो बस मैंने फटाफट लिख लिया था। और इनपुट आउटपुट में क्या होता है, मैं जो शुरू के जब पूरे पूरे वर्ड्स जब तक लिखे होते हैं तो मैं उसका फर्स्ट लेटर ही लिखती हूँ, सिर्फ पूरा वर्ड नहीं लिखती। मतलब जितना ज़्यादा हम टाइम बचा सकते हैं उतना तो बचा ही लेना चाहिए। और इससे एक बेनिफिट ये हो जाता है, क्योंकि जिस जिस स्टेप में जो वर्ड चेंज होते रहते हैं ना, तो सिर्फ वही लिखती हूँ मैं, फुल जो चेंज होने के बाद में बनते हैं। तो उससे एक चीज़ ये पता लगता रहता है कि कौन से वर्ड्स रह गए, क्योंकि जो सिंगल वर्ड में लिखे होते हैं वही बचे हैं फिर, तो मैं कंफ्यूज थोड़ा कम होती हूँ उस चक्कर में। तो इसके 4 क्वेश्चन थे, ये किए थे। उसके बाद में ये वाली पजल पे तो नहीं आई थी मैं, मतलब जितने क्वेश्चन फिर उतने टाइम में उतने ही हो पाए थे। ये मैंने लिखा तो था, लेकिन इसके जो वर्ड्स है ना वो 6-7 आ रहे थे, तो मेरे को नहीं आया समझ में, मैंने स्किप कर दिया। उसके बाद में ये पजल थी, ये नहीं बनाई थी। और एक ये वाला कोई, ये लास्ट मोमेंट पे किया था मेरे पास में, मतलब थोड़ा ही टाइम बचा हुआ था, 1-आधा मिनट, तब मैंने इसको उठाया था फटाफट। इसमें ये बोला था कि जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो वाले लेटर्स उठाओ और देखो कि उसी सीक्वेंस में मीनिंगफुल वर्ड किस में नहीं बन रहा। तो सभी में बन रहा था कुछ ना कुछ, बस इसमें ही नहीं बन रहा था। तो ये वाला हो गया। तो इतने क्वेश्चन हुए थे। तो बस वही है, जिस दिन आप सिलेक्शन सही कर लेते हो, और पर एक चीज़ मैं कहूँगी, जैसा इसमें ये पेपर आया है ना, लगभग ऐसा सा ही पेपर आता है। मतलब इस ऐसा सा ही का मतलब ये है कि इस लेवल का आता है कि आप इतने क्वेश्चन तो कर पाते हो वहाँ पे। तो मतलब पहले से डरने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा वहाँ पे, इतने तो आराम से हो जाएंगे। मिनिमम 24 का वैसे तो टारगेट वगैरह नहीं लेने चाहिए, लेकिन मिनिमम 24 तो जब हो जाए ना तो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है बच्चा, कि मतलब 24 हो गए तो 30 मार्क्स तो चलो आ जाएंगे। अगर, क्योंकि रीजनिंग और क्वांट्स में मुझे लगता है कि एक्यूरेसी होती है अपनी, बट एक आधा फिर भी गलत हो जाए तो 25-26 के आसपास हो जानी चाहिए अटैम्प्ट, तो इतने आई थिंक काफ़ी हैं। अब दूसरे वाले देखते हैं, क्वांट्स का देखते हैं अब। तो ये 3rd नंबर वाला ही मैंने क्वांट्स का लगाया था। तो यहाँ पे मैंने 18 किए थे क्वेश्चन, जिसमें मेरा एक तो फिर भी गलत हो ही गया। तो स्कोर जो बना था वो 20.94 था और परसेंटाइल 97 था। तो इसका देखते हैं कि कौन सा गलत हुआ था। तो सबसे पहले ये डीआई से मैंने स्टार्ट कर दिया था पेपर करना, लेकिन मेरे को ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा समझ नहीं आया था। तो मेरे को ये था कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी इस पर। तो ओ हाँ, तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन आया था, तो मेरे को नहीं समझ में आया, तो मैंने इसको स्किप कर दिया। फिर आगे मैंने सोचा, मैं इसको पूरी डीआई को स्किप ही करने वाली थी, पर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। तो मेरे को आ गया था दूसरा समझ में। फिर मैंने इसके 4 ही क्वेश्चन किए थे, मैं इस 1 वाले पे वापस आई नहीं थी। और एक मैंने ये क्वेश्चन किया था। अब मैं सही में पूरी तरह से कन्विंस हो चुकी हूँ कि मुझे नहीं करनी नंबर सीरीज़, मतलब सबसे पहले नहीं उठानी, चाहे वो प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में हो। अगर मिसिंग होती है तो फिर भी चलो थोड़ा चांस है, लेकिन रोंग नंबर सीरीज़ मैं मतलब नहीं उठाऊंगी। अगर मेरे को डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा तो मैं नहीं उठाने वाली। और पता नहीं ये कैसे गलत हो गया, हो ही गया फिर भी। एक तो टाइम मैंने काफ़ी दिया था इसको करने में। तो ये बीच वाले कुछ भी नहीं किए थे। उसके बाद में एक ये वाला बनाया था, पार्टनरशिप का क्वेश्चन था। एक ये बनाया था अरिथमेटिक का, एक ये भी अरिथमेटिक का बनाया था, और ये क्वांटिटी वाला किया था। उसके बाद में एक ये डीआई बनाई थी, ये भी मेरे को सही लगी, मतलब बनने वाली थी, इजी थी ये वैसे। और बीच में ये कुछ नहीं किए थे। फिर 4 जो क्वेश्चन आए थे वो
सिंप्लीफिकेशन, ये अप्रोक्सीमेशन वाले थे, ये किए थे, तो इतना ही किया था। बस यही है कि मेरे को ऐसे है कि क्वांट्स में मेरे आ जाए 20 तक मार्क्स मेन पेपर में भी, तो उसके लिए मेरे को कम से कम 18-19 क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे, तब जाके कोई एक आधा गलत होगा तो इतने मार्क्स रह पाएंगे। तो ये था क्वांट्स का, और इतने ही लगाए थे मैंने। अब कुछ और मतलब मैं हिंदी से रिलेटेड एक थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। तो मैं ना हिंदी के जो प्रीवियस ईयर वाले पेपर हैं वो मैं थोड़े से देख रही थी एक बार, मतलब जो ट्रेंड मतलब आया हुआ है पहले, तो उसमें मैंने नोटिस किया था कि जो ये टिपिकल ग्रामर के जो टॉपिक होते हैं, जैसे जो संधि समास और इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, वो मैंने देखा था कि ऐसी चीज़ें आई नहीं हुई थी। और जहाँ तक मुझे याद है, जितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, ये लास्ट ईयर भी नहीं था ऐसा कुछ भी, मतलब ये समास वगैरह ये वाली चीज़ें नहीं थी। तो मैं ये सोच रही हूँ कि आई थिंक जो इंग्लिश में टॉपिक आते हैं वही हिंदी में टॉपिक आते हैं, चेंजेस नहीं होता। अब जैसे कि एरर वाले जो क्वेश्चन हैं तो वही कन्वर्ट होके हिंदी में आते हैं, मतलब सेम क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन वो चीज़ें आती हैं हिंदी के अंदर भी। जैसे एरर वाली चीज़ें वहीं पूछ ली, फिर जो इंग्लिश में क्लोज टेस्ट वाला टॉपिक होता है तो हिंदी में भी आ जाता है, जैसे आप रिक्त स्थान को भरो ऐसा करके एक पैराग्राफ दे देते हैं, तो वो हिंदी वाला क्लोज टेस्ट होता है। उसके बाद में जैसे और टॉपिक हो गए, फ्रेज रिप्लेसमेंट जो आता है इंग्लिश में अपने पास में, वही हिंदी में भी आता है। आपको एक गलत मतलब फ्रेज डाल देंगे किसी सेंटेंस में और आपको उसको चेंज करना है सही वाली के साथ में। और जो फ्रेज रीअरेंजमेंट होते हैं वो भी आ जाते हैं, उल्टे पुल्टे दिए होते हैं जो छोटे वाले पैराजम्बल जिसको बोलते हैं, तो वो भी आ जाते हैं हिंदी में। तो मतलब कुल मिला के यही है, और एक पैराग्राफ जैसे आ जाता है। तो कुल मिला के यही बात है कि जो वाले टॉपिक मतलब जो जो टॉपिक इंग्लिश में होते हैं ना, वही वाले टॉपिक आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके देते हैं, मतलब ट्रांसलेट नहीं, वही वाली चीज़ें आती हैं हिंदी में जो सेम टॉपिक आते हैं इंग्लिश के अंदर। तो अगर किसी को ऐसा है कि हिंदी करनी है लेकिन ये वाले टॉपिक जो टिपिकल लगते हैं समझ में नहीं आते, तो आप स्किप कर सकते हो। मतलब ऐसे बिल्कुल बेशर्मी से तो मत करना स्किप, जैसे मैं बोल रही हूँ। पर हाँ, मतलब ऐसा है कि अगर समझ नहीं आ रहे हैं तो आप एक एक बार तो उनको देख लो, कि अगर बाई चांस एक आधा क्वेश्चन आ जाए और आप सारे कर दो और वो एक आधा पढ़ा है, तो आपको तुक्का मारने से अच्छा है कि थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो आपको आइडिया हो जाए कि इसमें क्या होगा। तो बस एक एक बार गो थ्रू कर लो, जैसे सेम मैं भी वही कर रही हूँ। अभी फिलहाल मैं हिंदी में क्या कर रही हूँ, जो टॉपिक वैसे 3-4 ही टॉपिक है ये, जैसे संधि समास वगैरह ये हो गए, तो ये वाले मैं थोड़ा बहुत पढ़ लूँगी। क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग क्या आएगा, आपको एक वर्ड दे देगा, मतलब 4 ऑप्शन दे देगा वर्ड्स का, और वो पूछेगा कि इस वर्ड में कौन सी संधि है। तो ऐसे या तो एक दो हम स्किप कर सकते हैं। उसके अलावा मैं 3-4 टॉपिक बता रही हूँ, आप वो वाले कर लो, मतलब वो तो मस्ट ही हैं। उनमें से आपका मेजोरिटी ऑफ जो पेपर है वो वहीं से आएगा। एक पैराग्राफ तो फिक्स ही है, आने वाला ही है, मतलब आएगा ही आएगा एक पैराग्राफ तो। उसके अलावा मैं कुछ टॉपिक बोल रही हूँ, वो वाले आप कहीं से भी आपको मिले, चाहे बुक से मिले या कहीं से भी, तो वो काफ़ी सारे कर लो। जैसे अभी विलोम शब्द होते हैं, तो आप विलोम शब्द बहुत सारे याद कर लो, मतलब जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो वाले, और वही चीज़ें पूछते हैं आपसे, मतलब ज़्यादा पेपर जो होता है वो उसी के आसपास रहता है। मतलब मैंने पेपर दिया है तब मैं बता रही हूँ ऐसे। तो मैं जो टॉपिक करने वाली हूँ, मतलब आप बिल्कुल ऐसे मत लेना कि इसने बोल दिया कि ये नहीं करना तो हम छोड़ ही देंगे, प्लीज़ ऐसा मत करना। कहीं बाद में वो सब चीज़ें आ जाए और आप मेरे को आके बोलो कि आपने कहा था मत करना, तो ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मत करना, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि जो ये वाली चीज़ें हैं इन पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि ये ज़्यादा वेटेज रखेंगे। तो मैं कुछ टॉपिक बोल रही हूँ, जैसे एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसका मतलब होता है कि आपको एक लाइन छोटी सी दे देगा और उसका पूछेगा कि इसको हम वन वर्ड में इस लाइन को क्या बोल सकते हैं। अब इंग्लिश में ये टॉपिक कौन सा होता है, मे बी ये, जैसे मतलब मैं इंग्लिश का एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ना कि कोई जो मतलब जो पीपल जो हेट करते हैं वुमेन को, तो उनको हम क्या बोलेंगे वन वर्ड में, तो हम उनको मिसोजिनिस्ट बोलेंगे। तो ऐसा करके कि मतलब एक वर्ड मतलब आपको पूछेंगे, समझ गए होगे आप, मैं मतलब जो भी है, इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए बोलने पे। उसके बाद में विलोम शब्द हो गए, ये काफ़ी सारे याद कर लेना, और ज़्यादा तो आपको ये कोई बुक में मिलेंगे, कोई बुक कहीं पे भी मिल जाए आपको वहाँ से कर लो। उसके बाद में जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो करना, और समानार्थक शब्द करके होता है एक, वो भी कर लेना। उसके बाद में एक अनेकार्थक शब्द होते हैं, वो भी कर लेना। अनेकार्थक शब्द का मतलब क्या होता है कि एक ही वर्ड है लेकिन उसके मतलब अलग अलग निकल रहे हैं, वो याद करने हैं। और समानार्थक का मतलब होता है कि काफ़ी सारे वर्ड ऐसे हैं लेकिन उनका मतलब एक ही होता है, मतलब वर्ड्स अलग अलग हैं, लेकिन इसको ना पर्यायवाची शब्द के साथ में कंफ्यूज नहीं करना, ये अलग अलग होते हैं। मतलब समानार्थक और अनेकार्थक का मतलब है कि वो देखने में एक जैसे लगेंगे आपको, जैसे राइट हम लिखते हैं इंग्लिश के अंदर, तो ये भी थोड़ा सा अलग हो गया।
राइट वाला भी, जैसे एक तो लिखना होता है, एक डायरेक्शन को बोलते हैं हम कि राइट साइड में, तो ऐसे करके ये वाला मतलब होता है इसका। उसके बाद में एक आता है शब्द शुद्धि करके। शब्द शुद्धि का मतलब ये होता है कि एक सिर्फ एक वर्ड देंगे आपको, उसमें आपको बताना है कि क्या एरर है। और एक होता है वाक्य शुद्धि। तो वाक्य शुद्धि में मतलब आपको एक सेंटेंस दे देंगे और उस सेंटेंस में आपको बताना है कि क्या एरर है। और एक होते हैं लोकोक्तियाँ और मुहावरे, जिसे हम इंग्लिश में एडियम और फ्रेजेस बोलते हैं। तो ये वाले कुछ टॉपिक है चुनिंदा, सिर्फ इनको तो आपको अच्छे से करना है। और अगर किसी ने बिल्कुल भी नहीं किया और उसको लग रहा है कि इंग्लिश में तो डब्बा गोल है लेकिन हिंदी में कुछ ना कुछ हो सकता है इतने टाइम में, तो जो ये वाले टॉपिक मैंने बताए हैं इनको चाहे कर लो आप, इतना भी काफ़ी होगा। अगर आपको मतलब 15-20 मार्क्स तो मिनिमम आ ही जाएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि 20 से ज़्यादा ही आएंगे मार्क्स। मतलब कोई चांस ही नहीं है कि चाहे कितना भी टफ पेपर हो हिंदी का, हम कर लेते हैं हिंदी तो उतना। तो ये सब था हिंदी का, ये सारे टॉपिक मैं ये बुक से देख के ही बोल रही हूँ। तो बस मैं हिंदी में ये जो टॉपिक मैंने बताए हैं मैं यही करूँगी। उसके अलावा जो मैंने टॉपिक बताए थे संधि समास वाला, वो मैं सिर्फ एक बार देख लूँगी कि ये मतलब ये क्या भला है। मतलब अगर अचानक से कोई क्वेश्चन आ जाए और मतलब हमें लगे कि कर सकते हैं, तो मतलब ऐसे ही कुछ भी गैस वर्क ना करें उसका। तो ये था। और कंप्यूटर के लिए वैसे तो मैंने बताया था कि अरोड़ा क्लासेस जो मतलब सचिन अरोड़ा सर पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, उनसे मैं करूँगी। और पर इसके अलावा भी अगर आपको कुछ बेस्ट अगर मिले ना कंप्यूटर का, क्योंकि कंप्यूटर के लिए मैं वैसे हमेशा कंफ्यूज ही रहती हूँ और मुझसे मतलब मुझे लग रहा है कि इतने अटैम्प्ट भी नहीं होंगे मेरे से, तो फिर भी मैं मतलब आपको अगर ऐसा पता हो कि कोई और अच्छा सोर्स है, पेड वाला ना हो, क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए कोई भी मतलब पेड लेने का तो नहीं सोच रही हूँ। पर इसके अलावा अगर आपको कोई भी और अच्छा सोर्स मिले तो मेरे को बता देना कि ये वाला अच्छा है, यहाँ से भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स हो कोई भी सब्जेक्ट का या कुछ पूछना हो मुझसे वैसे भी, तो आप बता सकते हो मेरे को। और इसके अलावा आप बता देना कि कौन से वाले टेस्ट लगाने हैं। वैसे अब मैं 1-2 फुल लेंथ और लगाऊंगी। उसके अलावा अब मेरा मैं सोच रही हूँ कि ज़्यादा मैं सिर्फ रीजनिंग के सेक्शनल करूँगी। अगर करूँगी तो क्वांट्स के लिए मैं वीडियो ही करने वाली हूँ, क्योंकि क्वांट्स मुझे लग रहा है मेरा इतना अच्छा नहीं है और मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। तो मैं वीडियो से प्रैक्टिस करूँगी अब क्वांट्स की ज़्यादा, और रीजनिंग का मिक्स चलता रहेगा। तो ठीक है, दैट्स इट फॉर द वीडियो। काफ़ी लॉन्ग हो गई आज वाली वीडियो। तो ठीक है, बाय बाय।